बारे में बात कर रहे हैं। यदि दो ब्लॉक M1 M2 एक ही लाइन पे चलते हुए टकराते हैं और उसी लाइन पर चल रहे होते हैं तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पे कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद यदि चल रहे हो तो उसे क्या नाम दिया गया है? हेड ऑन कोलिजन नाम दिया गया है। और हेड ऑन कोलिजन में हमने देखा कोई एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वैलिड हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड हो गया तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन लिख लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले। चेक करिए, m1 u1 plus m2 v2 बिफोर इवेंट मोमेंटम है, m1 v1 plus m2 v2 आफ्टर इवेंट मोमेंटम है, ये बराबर होगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन क्या कहता है? E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेट हो रहा होगा तो v2 ज्यादा होगा और v1 कम, v2 माइनस v1 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अप्रोच का तभी होगा जब u1 ज्यादा हो, तो u1 माइनस u2 हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमारे पास v1 v2 के दो इक्वेशन आ गए। सॉल्विंग above two equations, we get v1 equals to m1 minus em2 upon m1 plus m2 u1 plus 1 plus em2 upon m1 plus m2 u2। ये ऐसा कुछ रिलेशन आ जाता है और इनको इंटरचेंज कर दो, 1 और 2 को भी इंटरचेंज कर दो तो हम लोग देखेंगे इससे v2 निकल आएगा। v2 आ जाएगा 1 प्लस e और 2 के बदले m1 लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 साथ में u1 प्लस m2 माइनस em1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब यहाँ पर u2 कर देते हैं और यहाँ चेक कर लेना यार, यहाँ u1 हो गया था और उधर u2 हो गया था। ये सॉल्व यदि करते हैं तो ये आता है। अब ये या तो सॉल्व कर लो एग्जाम के टाइम पे, या तो एग्जाम के टाइम पे आप सॉल्व कर लो। एक रास्ता होता है एग्जाम के टाइम पे आप सॉल्व कर लीजिए ये दो इक्वेशन लिख के, बेस्ट है। आईआईटी के बच्चों को ये सॉल्व करने में मुश्किल से 1 मिनट लगते हैं या 1.5 मिनट लगते हैं, और जिनको इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगे वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि v1 v2 ये आएगा, सीधे ये आएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फॉर्मूला देख के डिसाइड कर लेते हैं ये तो मुझसे कतई याद नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो इक्वेशन लिखना, सॉल्व कर लेना। तो जिनको याद करने में आलस आए वो सीधा सीधा क्या काम करो, दो इक्वेशन लिखो, सॉल्व कर लो। v1 v2 चाहिए तो सॉल्व करके मिल जाएगा। या दूसरे कुछ बच्चे इन्हें याद करते हैं, इनके स्पेशल केस जो मैं अब आगे बताऊं उन पे फोकस करो कि आप यदि फॉर्मूला नहीं भी याद रखते हैं तो इसके स्पेशल केस पे फोकस कर लो, वही ज्यादा पूछा जाता है और वो याद रहेगा तो अपना काम चल जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहला स्पेशल केस है यदि दो ब्लॉक नहीं चल रहे होते तो u2 यदि 0 होता तो क्या होगा। तो u2 0 होगा तो आगे वाले v1 और v2 में आगे के एक टुकड़ा गायब हो जाएगा, तब आपके फॉर्मूले छोटे हो जाएंगे, तब याद रखना शायद आसान हो जाए। तो पहले यहां तक नोट कर लो, आप पहले यहां तक नोट कर लो। पहला v1 है, दूसरा v2 है, पहला v1 है, दूसरा v2 है। दो इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर लेना है, और जो लगता है कि नहीं सॉल्व करने में एग्जाम के टाइम पे परेशानी होगी तो वो उनको लिखने की प्रैक्टिस कर ले कि दो फॉर्मूला सॉल्व करके क्या आता है। और ये याद रखने में मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसको याद करने के लिए 100 बार लिखना पड़ता है। तो कागज पे 100 बार लिख के फेंक दो पन्नों को तो याद हो जाएगा, उम्मीद करते। नहीं तो आपकी कागज आपके कलम लिखो 200 बार 300 बार,
और नहीं तो 2 इक्वेशन के प्रैक्टिस अच्छी है तो काम चल जाएगा, 2 इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको यदि इनके स्पेशल केस समान हमने जो आगे डिस्कस करना है यदि वो याद है तो तुरंत आपका आंसर आएगा आपके पास। तो इनके स्पेशल केस देखिए। केस 1, only one object is moving initially। यदि केवल एक ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, m1 चल रहा है u1 से और m2 है रेस्ट पर, तो जब टक्कर के बाद हम इनके वेलोसिटी देखते हैं v1 एंड v2, तो v1 एंड v2 लिखते वक्त जो वैल्यू आ रहा है उन्हें देखिएगा, सीधे v1 हो गया m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 और v2 हो गया 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। एक तो ये आ गया, ये आ गया, आपको मैंने कॉपी पे लिख दिया तो आप एक बार चेक भी तो कर लो। मान लो ये 2 kg है, 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आगे ये 3 kg है और ये रेस्ट पे है, और इनके कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन दिया गया है 1/3। अब हमें देखना है कि कोलिजन के बाद जो इनका वेलोसिटी v1 और v2 होगा वो कितना होगा, ये 2 kg वाले का और 3 kg वाले का। तो यदि डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे हों तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख रहे होंगे तो v1 मैं लिखूंगा m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/3 इंटू 3 अपॉन इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12/5 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह फिर v2 लिखने की मैं सोच रहा हूं, तो v2 यहाँ जगह है, v2 फॉर्मूला देखते हैं 1 प्लस ई 1/3 m1 that is 2 upon m1 plus m2 that is 5, m1 plus m2 that is 5, और साथ में u1 कितना है, u1 दिया गया है शुरू में 12, तो चेक करिए कितना आ रहा है, ये 3 1 4 32/5 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो एक बार, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो वेलोसिटी चाहिए ना, तो वेलोसिटी चाहिए तो क्या क्या इक्वेशन होगा, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का, उसके अलावा हम और कुछ सोच ही नहीं सकते। एनर्जी कंजर्वेशन सोचा जाता है यदि कोलिजन में एनर्जी लॉस ना हो, और ऐसा जब होगा तो उसके लिए E1 होता है, उस कोलिजन का नाम होता है इलास्टिक कोलिजन। यदि कोई क्वेश्चन में कहे इलास्टिक कोलिजन है तो ई का वैल्यू मान लो, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी सोच सकते हैं, लेकिन अप्लाई मत करना। मैं अप्लाई कम करता हूं, नहीं के बराबर, कारण न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन यूज करोगे तो लीनियर इक्वेशन बनता है 1 डिग्री वाला। एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो वो केवल एक केस में यूज होगा जब ई का वैल्यू 1 हो, और क्वाड्रेटिक बनेगा स्क्वायर्ड वाला, तो कौन सा सॉल्व करना आसान, लीनियर। और दूसरी बात, उसकी तो लिमिटेशन हो गई ना, एनर्जी तो आप एक खास केस में कंजर्व कर सकते हो, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन तो आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो। तो जो हमेशा अप्लाई कर सकते हो उस पर फोकस करो ना, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिखोगे, दूसरा, और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिखते हैं वहां आप रिलेटिव वेलोसिटी को यूज कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते समय।
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी रिलेटिव वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी रिलेटिव वेलोसिटी है कॉमन नॉर्मल के अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। ठीक है, तो आप ये नहीं तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक बार फॉर्मूला को वेरीफाई कर लो। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2 × 12 दैट इज 24। दूसरा तो 0 है। इनिशियल मोमेंटम टोटल बोलो तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक देख के? 12 × 2 24। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 24। चेक करके देख लो अभी जो आया है उससे होगा कि नहीं। 2 × 12/5 प्लस 3 × 32/5, ये कितना हो जाने वाला है? 5 तो 12, 24 प्लस 64/5। चेक करो तो 96 होगा। एक सेकंड रुक जा यार, 3 दूनी 6, 96 कितना हो गया? 120/5 कितना हो गया? 24। इसका मतलब जो मोमेंटम हमने इनिशियल देखे और जो मोमेंटम हमने फाइनल देखे वो मिल रहा है, तो मतलब उन्हीं को सॉल्व करके ये आया हुआ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? तो ये यहाँ ब्लू कलर में जो आपके सामने लिखा हुआ है उन पे फोकस करिए, चित्र बनाइए और इसको केवल 30 बार लिखिए कॉपी पे, तो ये केस याद हो जाएगा। ये केस याद हो जाएगा। याद हो गया तो आप कहाँ बच गए? दो इक्वेशन लिखकर सॉल्व करने से बच गए, सीधे आंसर लिख सकते हैं। किससे बच गए? इक्वेशन लिखकर सॉल्व करने से बच गए, सीधे लिख सकते हो। अच्छा ध्यान देना एक बात और, M1 और EM2 में ध्यान देना, M1 और EM2 में यदि EM2 बड़ा है, EM2 बड़ा होगा तो ये जो वैल्यू आएगा V1 वो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव आ जाएगा का मतलब बॉल टकराकर वापस आ जाएगी। M1 और EM2 में, EM2 अभी EM2 कितना है? 1/3 × 3 1, और M1 कितना है? 2। कौन बड़ा है? M1। तो M1 बड़ा है तो पॉजिटिव आया, लेकिन यदि EM2 बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉल टकरा के वापस आ जाएगा। आपको पहले ही पता है बिना इक्वेशन के सॉल्व किए कि टकराएगा वापस आएगा यदि EM2 बड़ा है तो, और यदि M1 बड़ा है तो आगे ही जाएगा टक्कर के बाद। और दूसरे वाले का निगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जो बैठा हुआ था टक्कर के बाद उसको आगे ही जाना तय है, क्योंकि उसमें निगेटिव होने के कोई चांस नहीं है, सारे वैल्यू पॉजिटिव है। उसको चेक तो करो फॉर्मूला V2 1 + EM1/M1 + M2 U1, U1 पॉजिटिव, 1 + E पॉजिटिव, M1 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव, निगेटिव आएगा? आ ही नहीं सकता। तो ये बातें, हे राम बोलो फिर से, धीरे धीरे बोलो। रेस्ट पे रह सकता है। इनिशियल मोमेंटम यदि 0 है तो फाइनल क्या सिस्टम का मोमेंटम हमें कंजर्व करना है ना। तो टोटल एक बॉल पहले राइट लेफ्ट आ रहा था और दूसरा रुका रह गया और पहला बॉल अपोजिट चला गया, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे वैलिड होगा? टोटल मोमेंटम सिस्टम का हमेशा मुझे किधर दिखना है? यदि इनिशियल है राइट की तरफ तो फाइनल भी टोटल राइट की तरफ होगा। तुम कह रहे हो एक बॉल वापस चला गया और एक बैठा रह गया, तो कैसे कंजर्व होगा मोमेंटम? बात समझ में आई? दूसरा वाला V2 तो मिलेगा ही ना, 0 भी कैसे होगा? चेक करो V2 क्या 0 हो पाएगा? फॉर्मूला क्या है आप तो याद करोगे नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है याद करवाना। M1 - EM2/M1 + M2 U1, और V2 क्या है? 1 + EM1/M1 + M2 U1। दोनों में U1 ही है, क्योंकि U1 ही है वैल्यू, U2 तो 0 है। तो जबरदस्ती U2 मत करना ना अगले वाले में। कैसे याद करोगे? वेट करो। V1 M1 - EM2/M1 + M2 U1, और V2 क्या है? 1 + EM1/M1 + M2 U1। अब यदि ये याद हो जाए तो देख, यहाँ पर है ब्लॉक मान लो 2 kg का, और ये चल रहा है यहाँ चल रहा है ये 15 मीटर/सेकंड से, और ये है 6 kg, और ये दिख रहा है रेस्ट पे, और E का वैल्यू दिया गया है 1/2। आपको बताना है कि यदि कोलिजन होगा, आपको बताना है कि यदि कोलिजन होगा तो अब क्या होने वाला है। यहाँ फाइंड V1 एंड V2।
कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ और आपको अब बताना है V1 और V2। V1 क्या होगा और V2 क्या होगा। V1 के लिए सोचो, जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले V1 का फॉर्मूला देखते हैं। M1 2 माइनस 1/2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 15। सॉल्व करके देखो कितना आया, -1/8 इंटू 15, -15/8 मीटर पर सेकेंड। -15/8 का मतलब मुड़ करके वापस जाने वाली है ये। और V2 के बारे में देखो, 1 + 1/2 इंटू 15 इंटू M1 कितना है, दैट इज 2/2 + 6 इंटू 15। ये कितना हो गया, 3/2 इंटू 2, तो 3/8 इंटू 15, ये हो जाएगा 45/8 मीटर पर सेकेंड। ये तो पॉजिटिव ही है, ये राइट साइड जा रहा होगा। आप या तो दो इक्वेशन लिख के सॉल्व करो या सीधे सीधे ये काम करो। सर मैं दो इक्वेशन लिखने के बारे में सोच रहा हूँ, बड़े अच्छे बच्चे हो। 2 इंटू 15 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू V1 प्लस 6 इंटू V2, पहला इक्वेशन हो गया। E इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 15 माइनस 0 और V2 माइनस V1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों रेड कलर वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लो, V1 V2 तब भी आएगा। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिखा है और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है। तो ये आपके हाथ में है कि आप फॉर्मूला पर फोकस करना चाहते हो या इक्वेशन लिखना चाहते हो। मैं कहता हूं आपके पास टाइम है, आप दोनों काम सीख लो। आप इक्वेशन लिखना भी सीखो और आप फॉर्मूला यूज करना भी सीखो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे सीधे फॉर्मूला से रिजल्ट दिखेगा, काहे का पंगा लेना इक्वेशन इक्वेशन खेलना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम है, बहुत टाइम है, तो लिखो आराम से इक्वेशन दो। कौन से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। माइनस का मतलब होता है यदि प्लस एक्स प्लस आई कैप कहोगे मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव का डायरेक्शन। इंसान स्वभाव से आलसी होता है, तो क्लास 9 10th में वेक्टर नहीं जानता रहता है, तो समय प्लस माने पूरब दिशा, माइनस माने दक्षिण पश्चिम दिशा। सर वो क्या होता है, पूरब माने ईस्ट, पश्चिम माने वेस्ट। यदि आप कहते हो ईस्ट की तरफ जा रहा है उसका वेलोसिटी प्लस, तो वेस्ट की तरफ जा रहा होगा तो उसका वेलोसिटी माइनस। चेक करिए यहां पर, देखिए अब स्पेशल केस 1 खत्म हो गया। देखो स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 चेक करिए। when U2 0 and E1, that is collision is elastic, collision is elastic। अब चेक करिए, ये बॉल है M1 जा रहा है U1 से और M2 क्या दिया गया है, रेस्ट पे दिया गया है। कोलिजन के बाद का देखिए, M1 जा रहा है V1 से और M2 जा रहा है V2 से। और आप जब यहाँ लिखने वाले हो E का वैल्यू 1, तो पुराना वाला जो फॉर्मूला है उसमें E1 कर दो, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1। और V2 के लिए क्या था यार, ट्वाइस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1। सर ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले। अब मैं आपकी बात यदि सर मान लूं तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये देखो, ये है 2 kg का, जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये है 3 kg का है और ये है रेस्ट पे। आप बताओ इनके बीच जो टक्कर वक्कर होने की संभावना दिख रही है, ई का वैल्यू दे दिया गया है 1, या कह दिया गया होगा इलास्टिक कोलिजन। मैंने ये मान लिया कि 2 kg V1 से यदि जा रहा होता और 3 kg यदि V2 से जा रहा होता, तो हमें बताना है V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। इनको सॉल्व करने की सोच रहा हूँ, काहे का सॉल्व करना, मैं सीधे रिजल्ट लिखता हूँ। V1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, 2 माइनस 3 अपॉन
2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10। अरे सर ये तो माइनस में आ गया। अच्छा तो माइनस में आ गया तो रो होगा, माइनस में आ गया मतलब हमने माना राइट, वो राइट नहीं जा करके लेफ्ट जाएगा। और वैसे भी m1 माइनस m2 है, m2 बड़ा होगा तो m1 माइनस m2 नेगेटिव होगा, वापस जाएगा। सामने वाला बॉल यदि भारी है, E का वैल्यू 1 है, तो टकरा करके पीछे वाला बॉल वापस मुड़ लेगा। ये सीधी सी बात ध्यान रखिएगा। और ये V2 लिख रहा हूँ, ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये टफ काम है? क्या सीधे रिजल्ट लिख सकते हो? या तो दो इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। तो दो इक्वेशन बनाओगे 1 मिनट, बहुत तेज काम करते हो आप, बड़े अच्छे बच्चे हो। और दो इक्वेशन सॉल्व करोगे आधे मिनट, तो 1.5 मिनट तो कम से कम चाहिए। और आप आंसर लिखोगे तो 1 मिनट, पूरा काम हो गया, आंसर लिख दो सीधे। सर मेरे ब्रेन में यदि मैं ऐसे फॉर्मूला बना के याद रखूं और ब्रेन में सारी जगह भर गए तो मैं अपना नाम कहाँ रखूंगा? हाँ ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन और आइंस्टीन, तो आइंस्टीन जो मरा उसका भी 5% दिमागी यूज हुआ था, बाकी उसका खेत खाली ही था दिमाग का। तो उसमें तुम रखोगे डाटा, तो ये मत सोचना कि दिमाग वो मोबाइल फोन की मेमोरी है भर जाएगी, नया वाला आईफोन लेना पड़ेगा। अरे ना यार, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी है ब्रेन की, उसमें यदि डाटा रख दोगे इसमें कोई गुनाह नहीं है, डाटा रख सकते हो जितना चाहो। चलो आगे बढ़ते हैं। इनसे देखो एक एग्जांपल और, ये है 6 kg जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये है 4 kg, और ये दिख रहा है रेस्ट पे। और अब तुम्हें करना एक ही काम है, 2-4 एग्जांपल बनाओगे तो बिना पूछे समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ये V1 और ये 4 kg जा रहा है V2 से, ढूंढते रहो V1 कितना, V2 कितना। सर मैं इक्वेशन खेलूंगा, बड़ा अच्छा बच्चा हूँ, खेलो, मैं मना नहीं करूंगा। और नहीं तो मैं तो सीधे उत्तर लिखूंगा, m1 माइनस m2 अपॉन E का वैल्यू 1 दिया गया है, इलास्टिक कोलिजन, m1 प्लस m2 इंटू u1, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और V2 लिख रहा हूँ, ट्वाइस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। सर ये तो आप खराब आदत लगा दोगे, मैं इक्वेशन लिखना भूल जाऊंगा। अरे 6, 7, 8 में मैथ्स इतना बनाया, कैसे भूलोगे? अच्छे बच्चे हो, नहीं भूलोगे। 10 चेक करो कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये इक्वेशन याद रखना क्या मतलब परेशानी हो जाएगा तुम्हारा, या फायदा मिल सकता है? अरे कम से कम टाइम तो बचा लोगे यार, कुछ क्वेश्चन में फालतू के क्वेश्चन में इक्वेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यार, सीधे तो आंसर पता है। ये होगा जहां पे तुम्हें लगे कि नहीं यार मन नहीं है इक्वेशन लिखता, ये याद करके लिखने का, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करो। लेकिन टाइम बचेगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। चित्र बनाओ, 10-20 बार लिख लो, याद हो जाएगा। सर वो पूरा वाला मुझसे नहीं याद होगा, अरे छोड़ दो यार, तो स्पेशल केस तो कम से कम याद कर लो, ठीक है। चलो ये केस 2 था। यहाँ फिर देखो एक एग्जांपल और थोड़ा, ये देखो 5 kg। एक बार इक्वेशन लिखकर बता दीजिए। अरे गधे, इक्वेशन लिख के देखो, 6 इंटू 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 6 इंटू V1 प्लस 4 इंटू V2। कितने अननोन दिख रहे हैं इस इक्वेशन में? हाँ वाह वाह, कम से कम गिनती करना तो आता है, बहुत बढ़िया, अच्छा करेगा बच्चा। देखो यहाँ V2 माइनस V1 अपॉन 10 माइनस 0, इसमें कितने इक्वेशन है अननोन, कितना अननोन है? 2। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, यस सर, आंसर आ जाएगा। पहला इक्वेशन किसके आधार पे लिखा गया है? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा किससे लिखा गया है? बाय न्यूटन लॉ, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन। घर में स्वतंत्र हो, हर रात बैठ के 200 इक्वेशन सॉल्व कर लो, वो भी अच्छी बात है। और 200 फिर फॉर्मूले से भी लिख के सॉल्व कर लेना, तुम्हें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, इक्वेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट चेक करो आप लोग, केस 3, और इस पे 7 स्टार दे दो लिखने से पहले, 2, 3, 4, 5, 6, 7। If m1 equals to m2 and E equals to 1,
then velocity interchange will take place. Means ये हो जाएगा V1 equals to U2 and V2 equals to U1. सर ऐसे कैसे कह दोगे? मैंने बहुत मेहनत किया, सॉल्व करके लिख लिया है, अब तुम्हें भी यही करना है। या तो तुम दो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लेना। यहाँ देखो ये चल रहा है M1 U1 से और ये चल रहा है M2 U2 से। तो और E का वैल्यू दिया गया है 1 या कह दिया गया इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब एनर्जी लॉस नहीं, एनर्जी कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन का मतलब एनर्जी कंजर्व्ड। और आप यदि एनर्जी कंजर्व देख रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है, कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद हम देख रहे हैं M1 जो होगा वो ये जो V1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, U2 के। और दूसरा जो M2 है उसका V2 कितना हो जाएगा, U1 के। मतलब वो वेलोसिटी आपस में अदला बदली कर लेंगे, इंटरचेंज। एक अपना वैल्यू दूसरे को दे देगा, दूसरा अपना वैल्यू पहले को दे देगा। सर कैसे आपने देखा इक्वेशन, मैंने कहा ना 7 स्टार। तो 7 स्टार माने ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला केस है। तो इनको केवल एक लाइन से याद रखो, स्वैप माने अदला बदली, वेलोसिटी इंटरचेंज या वेलोसिटी स्वैप। तो आप इसको ऐसे नहीं याद रख सकते, ये मुझे मुश्किल लगता है कि ये जो बोर्ड पे लिखा है ये आपके दिमाग में जाए और आके, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं मैं, जो आप सीख जाओगे कि कुछ एग्जाम्पल चित्र बना के दिखा रहा हूं वो सीख जाओगे। ये है M और ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी है M, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। और मुझे बताओ यदि यहाँ कहीं ना कहीं कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद दोनों बॉल की स्पीड क्या लिखूं मैं, ये बॉल A है और ये बॉल B है। A वाले की और B वाले की आपको स्पीड बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 6 मीटर पर सेकंड। ये फील कर लो, ये सबसे ज्यादा यूज में यही आता है। अब बच्चे शुरू करते हैं, पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अरे बेवकूफों, सीधे उत्तर लिखो यार, क्यों टाइम वेस्ट करते हो जहाँ नहीं करना जरूरी है। तो सीधे के सीधे आपको आंसर लिखना है, तो बेवकूफी में मत पढ़ना। नहीं सर मैं फिर भी इक्वेशन लिखूंगा, लिखो भाई लिखो। मैं क्या, ये M है और ये M है, ध्यान से देखना। एक जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड से और दूसरा जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की तरफ। कोलिजन के बाद आफ्टर इम्पैक्ट आपको देखना है क्या होने वाला है। आफ्टर इम्पैक्ट, बिफोर इम्पैक्ट तो ये दिख रहा है, और आफ्टर इम्पैक्ट बोलो तो क्या होने वाला होगा। A और B के आफ्टर इम्पैक्ट बताना है, आफ्टर इम्पैक्ट। और ये E का वैल्यू 1 है और ये बिफोर दिख रहा है, बिफोर इम्पैक्ट। तो आफ्टर इम्पैक्ट A किधर जाएगा, लेफ्ट 3 मीटर पर सेकंड से, और B किधर जाएगा, राइट 7 मीटर पर सेकंड से। वो जो वेलोसिटी देंगे डायरेक्शन के साथ, वो 3 मीटर पर सेकंड जो था B का, वो उठा के किधर दे दिया, A को डायरेक्शन के साथ, और A का वेलोसिटी उठा डायरेक्शन के साथ वो दे दिया B को। वेलोसिटी स्वैप, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ स्वैप होगा, ये ध्यान रखिएगा। ए ने अपना वेलोसिटी किसे दे दिया, डायरेक्शन के साथ बी को, और बी ने अपना वेलोसिटी किसे दे दिया, डायरेक्शन के साथ ए को। और ऐसा घटना हमेशा नहीं होगा, कब होगा, जब मास सेम हो और कोलिजन इलास्टिक हो। मास सेम हो और कोलिजन इलास्टिक हो। यहां देखिए, यदि आप कह रहे हैं कि एक बॉल, ये है M, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये भी है M, ये दिख रहा है आपको रेस्ट पे, और यहाँ आप देख रहे हैं ये घटना कि अब क्या होगा, यहाँ E का वैल्यू दिया गया है 1। तो मुझे बताइए इम्पैक्ट के बाद की कहानी क्या बनने वाली है, क्या ऐसे ही रहेगा, इनके नाम रख दिया मैंने A और इनके नाम रख दिया मैंने B, तो क्या हो जाने वाला है टक्कर के बाद, तो A जो है
टक्कर के बाद ए आ जाएगा रेस्ट पे, और बी की क्या कहानी बनेगी, बी भाग रहा होगा कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से। बी को ए ने अपना वेलोसिटी दे दिया और ए ने क्या पाया, बी वाला वेलोसिटी, बी वाला वेलोसिटी 0, दूसरे 0 मिला तो ए आ गया रेस्ट पे। क्या ये आइडिया क्लियर है, क्या ये आइडिया क्लियर है? मास सेम कोलिजन इलास्टिक, मास सेम कोलिजन इलास्टिक, ई का 1 होना, तब ये काम करेंगे, वेलोसिटी इंटरचेंज। अरे आदित्य राय बालक, तुम्हें चांटा मारूं गाल पर बढ़िया से, तो मेरे गाल और हाथ, यदि इलास्टिक कोलिजन होगा तो गाल जाएगा लेफ्ट और हाथ भी जाएगा लेफ्ट, यदि दोनों के मास एक जैसे हो और इलास्टिक कोलिजन हो। और मैं सुमो पहलवान को चाटा मारूं, उसका गाल है 200 किलोग्राम का और मेरा हाथ है, अरे तो गब्बर के हाथ से भी बहुत पतला है, मतलब 1 किलोग्राम का, तो मेरे हाथ वो छिटक के दूर आएगा, वो सुमो को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये इंटरचेंज वाली कहानी सुमो और मेरे हाथ में नहीं होगा, ये इंटरचेंज वाला कहानी होगा जब एक जैसे मास हो। एक जैसे मास जब होते हैं तो जब टक्कर होगी इंटरचेंज। अरे इंटरचेंज का मतलब तुम्हारे पास कलम है, मेरे पास कलम है, तुम अपना कलम मुझे दे दो, मैं अपना कलम तुम्हें दे दूं। इंटरचेंज का मतलब तुम्हारे पास ऑडी है, मेरे पास रोल्स रॉयस है, मैं तुम अपना गाड़ी दे दूं, तुम अपना गाड़ी मुझे दे दो, तो वो इंटरचेंज कहलाता है। ए के पास कौन सा गाड़ी है, 6 मीटर पर सेकंड वाली, और बी के पास कौन सा वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकंड वाली, दोनों के वेलोसिटी इंटरचेंज, बी अपना वेलोसिटी तोड़ के दे देगा ए को, और ये अपना वेलोसिटी तोड़ के दे देगा बी को, वेक्टर को डायरेक्शन के साथ तोड़ के दे दो दूसरे को। इंटरचेंज का मतलब नहीं समझ में आया तुम्हारे, अब भी नहीं आया? नो सर आ गया। बड़ा बेवकूफी की बात करते हो। इंटरचेंज बड़ा सिंपल सा काम है, तुम्हारे पास कैडबरी है और मेरे पास कोई चॉकलेट होगा, किटकैट है, मैं अपना किटकैट तुम्हें दे दूं, तुम कैडबरी मुझे दे दो, ये हुआ इंटरचेंज। नहीं समझ में आया? नो सर आ गया। अब क्या, कब लेते हैं ना तुम चॉकलेट, मैं अपने आप ले लूंगा, तुमसे पता चल जाएगा इंटरचेंज क्या होता है, तुम तुरंत मांगना शुरू कर दोगे, सर तुम अपना, तुम मुझे दे ही नहीं रहे, मेरा चॉकलेट ले लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक और कहानी, ये बॉल है एम, चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, इसका नाम है ए, ये है बी, ये है बगल में सी, उसके बगल में है डी, उसके बगल में है ई, सारे के सारे एक जैसे, बी सी डी ई एक जैसे मास के, और जो भी कोलिजन होगा वो ई का वैल्यू 1 कह रहा है। अब बताओ तो टक्कर होने के बाद फाइनली क्या दुर्घटना दिखेगा आपको? फाइनली क्या सारे चलने लगेंगे? नहीं सोच सर, लो, सारे चलने लगेंगे। सोचो सोचो सोचो, ये क्या होगा, ई वाला भाग जाएगा और बाकी सारे रेस्ट पे। ऐसा कैसे हुआ सर? ए ने अपना वेलोसिटी बी को दिया, ए बैठ गया, बी ने अपना वेलोसिटी सी को दिया, बी बैठ गया, सी ने अपना वेलोसिटी डी को दिया, सी बैठ गया, डी ने अपना वेलोसिटी ई को दिया, डी बैठ गया, और ई चलने लगा। सिंपल सी बात। अरे दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा। बारी बारी से स्टेप बाय, ए ने वेलोसिटी बी को दिया और बी का 0 ले लिया, ए बैठ गया, बी ने अब अपना वेलोसिटी सी को दिया, बी बैठ गया। क्यों? अरे सी के पास 0 था, 0 लेके बैठ गया। अब ये सी डी को देगा और डी अपना 0 सी को दे देगा, सी बैठ गया, डी चलने लगा, डी फिर ई को देगा वेलोसिटी और ई अपना 0 डी को दे देगा, डी बैठ गया, ई चलने लगा। फाइनली ई चलता दिखेगा 6 मीटर पर सेकंड से। समझ में आ गया सबके? आदित्य बालक आपके भी समझ में आ गया? यस सर। आसान सा काम है भाई, सीधी सी आइडिया, वेलोसिटी स्वैप। तो ये दो ऑब्जेक्ट जब एक जैसे मास के हो, ई का वैल्यू 1 हो, तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये 7 स्टार मतलब सबसे ज्यादा यूज इसका होता है, सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। मैं चित्र हटाऊं, ये देखिए आप ध्यान से, ये एक बॉल है जिसका मास है m और इसके l, रस्सी की लंबाई है 5 मीटर और यहाँ ये फिक्स्ड है, ये रिलीज किया गया, बॉल इज रिलीज्ड, और ये 5 मीटर नीचे
देखते क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक जो है ये भी है m मास का। बॉल आकर के इससे टकराएगा, कोलिजन है इलास्टिक। तो आप जब ये बॉल को टकराते देखते हो तो आपको ये बॉल हो गया और ये ब्लॉक हो गया और ये बॉल हो गया। तो आपको बताना है ये बॉल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड ब्लॉक जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो ये सर्कुलर पाथ पे चलते हुए आया होगा पेंडुलम और टकराया होगा लोएस्ट पोजीशन पे, किससे? बॉल के साथ। तो सॉरी, ब्लॉक के साथ। तो बॉल का वेलोसिटी कितना होगा? √2gh बिफोर इम्पैक्ट। और ये क्या दिख रहा है रेस्ट पे? कोलिजन का क्या है? E1। तो टक्कर के तुरंत बाद क्या सोचते हो आप? तो वो अपना जो √2gh वेलोसिटी है किसे दे देगा? ब्लॉक को। और ब्लॉक का वेलोसिटी 0 किसे मिल जाएगा? बॉल को। तो बॉल क्या हो जाएगा? रेस्ट पे। तो आप देखेंगे बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट, और बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट। ध्यान से देखिएगा, बिफोर इम्पैक्ट जो दिख रहा है ये दिख रहा है रेस्ट, और ये दिख रहा है √2gl। √2gl हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और आप आफ्टर इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये आफ्टर, ई का वैल्यू है 1, ये m था और ये m था आफ्टर इम्पैक्ट। तो आप क्या कहोगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टक्कर से पहले और बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन वैलिड, तो अपने फॉर्मूले वैलिड, वेलोसिटी इंटरचेंज वाला 7 स्टार का केस वैलिड। तो ये हो जाएगा रेस्ट। बॉल किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे। और ब्लॉक कितने से चलने लगेगा? वही 10 मीटर पर सेकेंड या √2gh वाली स्पीड से चलने लगेगा। क्या ये आसान काम है या नहीं काम है? आपको यदि ये आइडिया पता है तो आप तुरंत आंसर बोल दोगे, बाकी तो इक्वेशन लिखने में ही लगा रहेगा कि मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखूंगा, फिर न्यूटन्स लॉ लिखूंगा और फिर मैं आंसर दूंगा, तब तक पेपर निपट लेगा। आप नहीं तो आंसर बोल दो सीधे सीधे। और ये 7 स्टार देने का क्या मतलब है? तो फील करो, 7 स्टार क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। 7 स्टार देने का यही मतलब। सर √2gh कहां से आया? ये तो आपने नहीं बताया। रहस्य है, रहस्य। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन आया था, v² बराबर u² प्लस 2as के बदले v² बराबर u² प्लस 2gh। h कितना? l के बराबर अभी होगा, तो √2gl, और u तो 0 था, √2gl केवल हो गया 0² प्लस √2gl। ये √0² प्लस 2gl, ये हो जाएगा फाइनल v। p से q मतलब बॉल जो नीचे तक आया उसकी वेलोसिटी। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आई थिंक सबको याद हो गया होगा। सर वहां तो माइनस देख, अरे बालक, जब बॉल ऊपर जाता था तब माइनस, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस। क्यों? क्योंकि बढ़ा है ना स्पीड। 0² प्लस 2gh, ऊपर जाता तो u² माइनस 2gh। चलिए, यहां से एक बॉल आ रहा है जिसका मास m है। आदित्य बताओ, यहाँ आकर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh। बहुत बढ़िया। और ये जो है ये ब्लॉक है, ये भी m, ये रेस्ट पे। तो टक्कर के बाद यहाँ क्या होना चाहिए? ब्लॉक मूव करेगा। वेलोसिटी इंटरचेंज। क्या बोलोगे? वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब पता है ना? तुम अपना किटकैट मुझे दे दोगे, मैं अपना कैडबरी तुम्हें दे दूंगा। वेलोसिटी इंटरचेंज। बताओ किसके पास क्या है? बॉल के पास क्या है? सर टक्कर से पहले √2gh। और ब्लॉक के पास क्या है? 0 बराबर। अब ये 0 दे देगा इसको और ये 2gh दे देगा इसको। तो आफ्टर इम्पैक्ट क्या बोलोगे? आफ्टर इम्पैक्ट v बॉल हो जाएगा 0 और v ब्लॉक हो जाएगा कितना? √2gh। क्या 2-4 बार और समझाऊं? नो सर। जल्दी से कागज पे लिख लो। तो वेलोसिटी इंटरचेंज बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। कंडीशन क्या है इसके लिए? m1 इक्वल्स टू m2 एंड e इक्वल्स टू 1। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड एंड न्यूटन्स फॉर्मूला वैलिड।
न्यूटन्स फॉर्मूला वैल्यू। यदि ये दोनों वैलिड है तो m1 इक्वल्स टू m2 होने पर, E का वैल्यू 1 होने पर हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी इंटरचेंज। क्या ये लिख लिया सबने? सर एक मिनट। सर बस फिर से बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर बस 1 मिनट, लास्ट लाइन। हाँ, आराम से लिखो, आराम से लिखो। अच्छा, किसी बॉल का वेलोसिटी यदि लोअर पोजीशन पे मैंने दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, तो कितने हाइट तक जाएगा पता कर लोगे? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 करके, यदि वर्टिकल सर्कुल नहीं बनाना है आपको तो पता चल जाएगा √5 GR से कम है या ज्यादा, √2 GR से कम है या ज्यादा। यदि √5 GR से कम है, ज्यादा है तो चक्कर लगाएगा, यदि तो मैक्सिमम हाइट 2R हो जाएगा। यदि √5 GR से कम है, √2 GR से कम है, तब तो हॉरिजॉन्टल से नीचे ही कहीं रुकेगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप बड़े आराम से v² = u² + 2as वाला फार्मूले का हेल्प ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपसे कहा गया ये m और आपसे कहा गया, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया ये ब्लॉक, ये ध्यान दीजिएगा, ये 2m कितना है, 2m, और ये रेस्ट पे है, ये रिलीज किया गया, ध्यान दीजिएगा, ये रिलीज किया गया। और यहाँ पर ये L जो है ये ले लिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ये 2m के बदले थोड़ा सा और भारी कर देता हूं ब्लॉक को, 4m, 5 मीटर, L दे दिया गया 5 मीटर, और ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड। अब ये बॉल जाके टकराएगा ना, बॉल जाके टकराएगा, तो आपको बताना है E का वैल्यू 1, फाइंड V बॉल एंड V ब्लॉक just after impact, just after impact, find V ball and V block just after impact, impact के तुरंत बाद क्या होगा, V ball and V block, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए, टक्कर के टाइम पर आपने एक का मास देखा m, दूसरे का 4m, ये देख रहे हैं रेस्ट, और इसका वेलोसिटी देखते हैं √2gl, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब E का वैल्यू है 1। ध्यान से देखिए, यदि हम ये u1 कह लें, u1 यदि हम ये कह लेते हैं, और u2 किस पे दिख रहा है, रेस्ट 0, तो हम आफ्टर इम्पैक्ट, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर इम्पैक्ट इनका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 और इनका वेलोसिटी मान लेते हैं v2 आफ्टर इम्पैक्ट। तो याद करो, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सारे वैलिड थे ना, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सीधे सीधे v1 क्या लिखते हैं, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू u1, m -4m अपॉन 5m इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड। अरे माइनस का मतलब क्या, हाँ, टक्कर लगा के ये बॉल वापस आएगा, तो वापस क्या पुराने ऊंचाई तक जाएगा, नहीं, उससे पहले ही किसी ऊंचाई तक जाएगा। यदि पूछे कितने ऊंचाई तक जाएगा, इसको √2gh से इक्वेट कर देना, h निकल आएगा कितने ऊंचाई तक जाएगा। बात समझ में आई? ये जो 6 है उसको √2gh से इक्वेट कर दोगे तो h निकल आएगा कि कितने ऊंचाई तक ये जाने वाली। और दूसरा, अभी v2 तो बाकी है, क्या था, ट्वाइस m1 अपॉन m1 + m2 u1, ये देखो ट्वाइस m1 कितना, m1 दैट इज m अपॉन नीचे हो गया 5m इंटू 10, ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये आगे जा रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा होगा। कोई कंफ्यूजन तो बता। आप या तो 2 इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे, एक रास्ता,
और सर यहाँ टेंशन है, यहाँ mg है और आप कोई टेंशन ले नहीं रहे हो। अरे भाई वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है कुछ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन वैलिड है, तो हमने वैलिड करके जो फॉर्मूले स्पेशल केस बनाए वो भी वैलिड है, तो अप्लाई कर दिया सीधे। सर ऐसे आप कर दोगे टाइम तो बच गया ना मेरा। मैंने कोई इक्वेशन क्या सीधे आंसर लिखा है यार, V1 भी लिख दिया, V2 भी लिख दिया। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सर यदि यहाँ E का वैल्यू दे दे, वो भी एक स्पेशल केस आपके पास है, m1 माइनस E m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, 1 प्लस E m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। याद आ रहा है V1 V2 लिखने का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन एससीबी में, सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले चैप्टर में भरे पड़े हैं, सारे आपसे आसानी से बन सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सेंटर ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, ठीक ना, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, ये प्यारे आइडियाज हैं, इनको मिक्स करते हैं तो ये स्पेशल केस कुछ बने हैं। और नहीं तो आप सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लिख दो और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन का। जनरली जब कोलिजन हो रहा होता है ना, तो जस्ट पहले जस्ट बाद के बारे में सोचो। ये 3 दिन पहले 3 दिन बाद के बारे में नहीं सोचना, जस्ट पहले जस्ट बाद। और उसमें मोमेंटम जनरली कंजर्व मिलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन वैल्यू मिले, 2 इक्वेशन मिले, सॉल्व कर दो, अननोन होंगे, आ जाएंगे। सर एनर्जी लॉस पूछेगा तो भाई फाइनल एनर्जी देख लो, इनिशियल देख लो, डिफरेंस ले लो, लॉस हो गया वो। सर वो हीट पूछ दे तो भाई लॉस ही तो हीट होगा, और क्या होगा। तो ऐसे काम कर सकते हैं आप जब भी मौका मिले। सर आप अपने को बचा लेते हो, एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे डाल देते हो, भाई तो सॉल्व ही तो मुझे ही करना है। सर दोनों चलाओ, तो 2 इक्वेशन लिखूंगा, सॉल्व कर लूंगा, इक्वेशन लिखना सिखा चुका आपको। सर करते क्यों नहीं, टाइम बर्बाद होगा। किताबों में ऐसे ही स्पेशल केस भरे पड़े हैं, और उन हर एक में आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो बेवकूफ है। मैं यही कहता हूँ। लेकिन आईआईटी के बच्चों को अपने बुद्धि पे बड़ा भरोसा होता है, वो चाहते हैं कि, मैं उसमें मना नहीं करता, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यही करता, लेकिन मुझे अब अनुभव ये आ रहा है कि यदि आपके टाइम बच सकते हैं, आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा एफर्ट करके फॉर्मूला याद करके, क्यों नहीं कर लेते हो। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस को बचा के रखो ना, जब एडवांस में और अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें अकल लगा लेना। इस फालतू के क्वेश्चन में इक्वेशन लिखने से क्या मिल जाएगा। वो एक्स-वाई की इक्वेशन तो 7वां वाला बच्चा भी सॉल्व कर लेता, तो कौन सा बड़ा तीर मार लेते। अब पता चला उसी में लुढ़क गया, सर माइनस प्लस में एक गड़बड़ हो गया, तो हो गया, तो गए काम से। उससे अच्छा आंसर लिख लो, यहाँ सीधे लिख दो, सॉल्व करने का छोड़ो पंगा, स्पेशल केस है, अप्लाई करो, रिजल्ट आए। समझ आने में टाइम लग जाता है, यदि मेरे अब समझ आए तो आप पहले कोशिश कर लो, अभी से फॉर्मूले पे भी काम कर लो और इक्वेशन लिखना भी सीख लो, तो फायदे में रहोगे। चलिए एक काम तो यहां तक आपने कर लिया। अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं आइडिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यदि